नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि में आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। मुर्शिद कुली खां अंतिम गवर्नर, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त। मुर्शिद कुली खां बंगाल में नवाब था और मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर था। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ। तो भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था शुरू की किसने? मुर्शिद कुली खां ने। राजधानी ढाका से मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। तो मुर्शिद कुली खां ने राजधानी कहां से? ढाका से मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। चलिए, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। तो अगर पूछे कि यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की, तो हो जाएगा अलीवर्दी खां ने। प्रसिद्ध कथन, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये कथन किसका है? अलीवर्दी खां का। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी अलीवर्दी खां का दोहित्र एवं उत्तराधिकारी। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त कौन हुआ? सिराजुद्दौला। ये ब्लैक होल की घटना वो आसमानी घटना नहीं थी, ये थी अंग्रेजी कैदी थे, अंग्रेजों के कैदी थे 140। अंग्रेजी कैदी थे 140। उनको एक छोटी सी कोठड़ी में बंद किया था, एक छोटी सी कोठड़ी में बंद किया था 20 जून 1756 को। उनमें से कुछ एक ही लोग जिंदा बच पाए थे। तो उस घटना को कहा गया है ब्लैक होल की घटना, जो कब हुई थी? 20 जून 1756 को। चलिए, मीर कासिम 1760 से 1763 अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य कौन था? मीर कासिम था। मीर कासिम 1760 से 1763 पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार पूर्व में पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार कौन था? मीर कासिम। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ये बहुत बार पूछा गया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने की थी? मीर कासिम ने। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय सेना का गठन किया। मुंगेर तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। मुंगेर में इसने तोपें तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ। ये जितने भी हमने नवाब पढ़े हैं ये बंगाल के नवाब हैं। कौन कौन से? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। चलिए, बक्सर के युद्ध के बाद लगभग बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। चलिए, अब देखते हैं अंग्रेज। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, प्लासी का युद्ध, और सिराजुद्दौला को इसने हराया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 और 1765 से 1767 दो बार बंगाल का गवर्नर बना। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने की। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला के साथ। तो इलाहाबाद की संधि किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला के साथ में। श्वेत विद्रोह अंग्रेजों का किसके काल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के शासन में हुआ था श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का। संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का। तो बंगाल में लुटेरे राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। जननेता सैनिक के रूप में, यह एक जननेता था सैनिक के रूप में। एक बार फिर देख लेते हैं। भारत में
ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर 1757-1760 और 1765 से 1767 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का रॉबर्ट क्लाइव के शासन में। संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव और जननेता सैनिक के रूप में। चलिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण। पलासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित भागीरथी नदी के किनारे। तो पलासी का वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवानी कार्य हेतु थे। कौन? मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। तो कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान कौन थे दीवानी कार्य के लिए? मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। चलिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 27 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। तो मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे तथा दूसरी तरफ थे अंग्रेज। ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी सेनाई कमान कौन संभालता? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। और बंगाल का तत्कालीन नवाब था मीर जाफर। बंगाल का तत्कालीन नवाब कौन था? मीर जाफर था। चलिए शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम शाह आलम इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम है शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में चला गया। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त हुआ, इसे इलाहाबाद में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त किए गए। तो अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को दिए गए। 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदत्त की गई। तो 12 अगस्त 1765 का फरमान क्या था? किसका था? और ये फरमान था शाह आलम द्वितीय का। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दे तय हुआ। तो इसके बदले में दिल्ली के सुल्तान को क्या देना तय हुआ? 26 लाख रुपए पेंशन प्रति वर्ष। किसको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए पेंशन प्रति वर्ष दे तय किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी था। और फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहां पर था? सूरत में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। पंजाब रणजीत सिंह। पंजाब का राजा रणजीत सिंह। जन्म 13 नवंबर 1780। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1780 को। शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ महाराजा रणजीत सिंह का जन्म। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य कब हुई? 25 अप्रैल 1809। अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई? अमृतसर की संधि हुई महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 को। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास भेजा। किसने?
महाराजा रणजीत सिंह ने। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापिस जमान शाह के पास भेजा महाराजा रणजीत सिंह ने। जमान शाह लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त की। जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार, लाहौर को राजधानी घोषित किया। 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी घोषित किया। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर को का अपना सूबेदार माना। जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी तथा लाहौर का अपना सूबेदार माना। किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। 1805 ईस्वी में बंगी मिसल से अमृतसर छीना। बंगी मिसल से 1805 में बंगी मिसल से अमृतसर छीना। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया। तो शाह शुजा कौन था? शाह शुजा था महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार देने वाला। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी पर्यटक था। विक्टर जाकमा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। तो अगर पूछे कि रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने की, तो ये की थी विक्टर जाकमा फ्रांसीसी ने। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी। फकीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन। प्रसिद्ध कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसका कथन है ये? फकीर अजीजुद्दीन। प्रसिद्ध कथन क्या है? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चलिए, ये कथन अजीजुद्दीन का नहीं है, महाराजा रणजीत सिंह का। चलिए, पंजाब लाहौर राजनीतिक राजधानी, अमृतसर धार्मिक राजधानी। पंजाब की लाहौर तो राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। दोनों पर अधिकार था महाराजा रणजीत सिंह का। चलिए, अमृतसर किससे लिया था? अमृतसर किससे छीना था? बंगी मिसल से। चिलियावाला युद्ध आरंभ तिथि 13 जनवरी 1849। चिलियावाला युद्ध की आरंभ तिथि थी 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व कर रहा था। परिणाम अनिर्णित, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तत्कालीन गवर्नर कौन था? डलहौजी। गवर्नर कौन था? डलहौजी। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व डफ कर रहा था, लॉर्ड गफ कर रहा था। सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहा था, और इस युद्ध का परिणाम कोई परिणाम नहीं निकला। और गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। चलिए, पंजाब 1849 ईस्वी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर 1849 ईस्वी में। तीन सदस्यीय परिषद का गठन। 3 सदस्यीय परिषद का गठन। अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस, सदस्य जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल। चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल। पंजाब प्रशासन हेतु लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित। तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब प्रशासन हेतु 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया था। उसका अध्यक्ष कौन था? हेनरी लॉरेंस था। अन्य 2 सदस्य जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सेल। 1849 की बात है ये, जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। चलिए, दलीप सिंह। दलीप सिंह अंतिम शासक सिख साम्राज्य का। तो ये था अंतिम सिख शासक। कौन? दलीप सिंह। कार्यकाल इसका 1843 से 1849, 1843 से 1849 तक। धर्म परिवर्तन सिख से ईसाई बना।
तो दलीप सिंह ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और यह सिख से ईसाई बन गया था। यात्रा, इसने रूस की यात्रा की थी, रूस की यात्रा की दलीप सिंह ने। पलायन, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन चला गया, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन चला गया दलीप सिंह 1849 में, सिख साम्राज्य को, पंजाब को अंग्रेजों को सौंपकर। निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में, दलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में, और इसकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। चलिए, मैसूर, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, समय अवधि 1767 से 1769। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। विजेता कौन था इसमें? हैदर अली विजेता रहा। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट, अंग्रेज गवर्नर कौन था? बेरेलस्ट। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट था। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1769। युद्ध, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? मद्रास संधि के द्वारा 4 अप्रैल 1769 में। युद्ध समाप्ति, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, समय अवधि 1780 से 1784। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। घटनाक्रम, हैदर अली जुलाई 1780, हैदर अली जुलाई 1780 तक कर्नाटक पर आक्रमण, कर्नल बैले के नेतृत्व में वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने जुलाई 1780 कर्नाटक पर आक्रमण और कर्नल बैले के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। किसने? हैदर अली ने। टीपू, पोलीलूर, हेक्टर मुनरो की सेना परास्त। टीपू सुल्तान ने पोलीलूर में हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त किया। 1781 ईस्वी में हैदर अली बनाम आयरकूट, हैदर अली बनाम आयरकूट। आयरकूट कौन था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता। 1781 में पोर्ट नोवो, पोलीलूर और सोलिंगुर, आयरकूट ने हैदर को हराया। यहां पर पोर्ट नोवो, पोलीलूर और सोलिंगुर, यहां पर आयरकूट ने हैदर को हराया। दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु, दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु। और 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य। तो 1784 मैंगलोर की संधि 1784 में टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य। हैदर अली की मृत्यु दिसंबर 1782 में। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का समापन, तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? मैंगलोर की संधि से 1784 में। चलिए, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, समय अवधि 1790 से 1792। कार्नवालिस, मराठा, निजाम तथा टिप्पू। तो एक तरफ तो था कार्नवालिस, मराठा तथा निजाम, तथा दूसरी तरफ था टिप्पू। इनके बीच हुआ था तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि, युद्ध समाप्त। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हुआ। तो टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से। टीपू से 3 करोड़ रुपए युद्ध सती के रूप में वसूला। टीपू से 3 करोड़ रुपए लिए गए युद्ध सती के रूप में। चलिए, श्रीरंगपट्टनम संधि मार्च 1792 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? मार्च 1792 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान तथा कार्नवालिस के मध्य, टिप्पू सुल्तान तथा कार्नवालिस के मध्य हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में। परिणाम, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी, की समाप्ति पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1790 से 92, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। चलिए, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वेल्जली तथा स्टुअर्ट ने। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में कब हुआ? 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वेल्जली तथा स्टुअर्ट। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य,
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने। अगर पूछे कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलजली को प्रदत्त उपाधि मार्क्विस। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलजली को कौन सी उपाधि दी गई? मार्क्विस की उपाधि। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कब खत्म हुआ था? कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। चलिए गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां कौन कौन सी थी? चलिए देखते हैं। 1740 से 65 ईस्वी तक कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। तो 1740 से 1765 ईस्वी तक कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष चलता रहा। 1765 से 1813 ईस्वी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, घेरे की नीति। 1765 से 1813 ईस्वी तक अंग्रेजों की सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति चली। 1813 से 1857 ईस्वी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। तो 1813 से 1857 ईस्वी तक अधीनस्थ पार्थक्य नीति चली अंग्रेजों की और 1858 से 1935 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति चली। 1858 से 1935 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति चली। 1935 से 1947 ईस्वी तक बराबर के संघ की नीति। 1935 से 1947 तक बराबर के संघ की नीति चली। एक बार फिर देख लेते हैं रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां कौन कौन सी थी। 1740 से 1765 ईस्वी तक कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। 1765 से 1813 ईस्वी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरा नीति और 1813 से 1857 ईस्वी तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। 1858 से 1935 ईस्वी तक अधीनस्थ संघ की नीति। 1935 से 1947 ईस्वी तक बराबर के संघ की नीति चली। तो ये थी रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वारेन हेस्टिंग घोषणा बंगाल में द्वैध शासन के समाप्ति की। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। स्थानांतरण राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन ले गया? वारेन हेस्टिंग लेके गया। विचार समस्त भूमि शासक की। यह किसका विचार था? ये समस्त भूमि शासक की होती। किसका विचार था? वारेन हेस्टिंग का। परीक्षण और अशुद्धि राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और अशुद्धि अभियान चलाया राजस्व सुधारों के लिए। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। कब? 1774 ईस्वी में। महाभियोग के मुकदमे का सामना किया। तो एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चला था कौन था? वारेन हेस्टिंग पर। यहां से वापस जाने के बाद वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया। कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित कर न्याय प्रशासन पृथक किया। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक किया। भारत की परसंविदाबद्ध
सिविल सेवा का प्रारंभ किया? तो भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया? कार्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया? कार्नवालिस ने किया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, कब्र यहीं पर है। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र भारत में ही है? तो ये था कार्नवालिस। कहां पर है? गाजीपुर में। कहां पर है? गाजीपुर में। मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1805 में। प्रमुख सहायक संधि। प्रमुख सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर हैदराबाद, फिर अवध, फिर पेशवा और फिर भोसले, बरार और सिंधिया। लॉर्ड वेल्जली। तो प्रमुख सहायक संधियां वेल्जली द्वारा कौन कौन सी थी? हैदराबाद की, फिर मैसूर का सहायक संधि द्वारा हैदराबाद का विलय किया, मैसूर का, फिर तंजौर का, हैदराबाद का, फिर अवध का, पेशवा का और भोसले, बरार और सिंधिया। चलिए विलियम बेंटिंग। कार्यभार जुलाई 1828 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब आया? जुलाई 1828 में इसने काम शुरू किया। सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न। सती प्रथा तथा बालिका शिशुवध, कन्या को जन्म के समय मारने की प्रथा तथा सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किसने किया? विलियम बेंटिंग ने। ठगी प्रथा का अंत किया। कानून लाकर ठगी प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिंग ने। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति। तो यह भारतीय रियासतों के प्रति उदार स्वभाव था इसका, विलियम बेंटिंग का। यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई विलियम बेंटिंग ने। 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त। 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ कौन? विलियम बेंटिंग। तो पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? विलियम बेंटिंग हुआ था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। कब? 1774 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 विलियम बेंटिंग। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कैप्टन सलीमैन को नियुक्त किया। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कैप्टन सलीमैन को नियुक्त किया। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। 1831 में मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। किसने? विलियम बेंटिंग ने। और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का 1834 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। किसने? विलियम बेंटिंग ने। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात किया। अफीम के व्यापार को नियमित किया तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति दी। चलिए, निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। तो निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अब देखते हैं डलहौजी। कार्यकाल डलहौजी का 1848 से 1856। अवध का विलय वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर। तो अवध का विलय अंग्रेजी शासन में डलहौजी ने कैसे किया था? कुशासन का आरोप लगाकर। और कौन था? वाजिद अली शाह था अवध का नवाब। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास। तो भारत में रेल निर्माण का श्रेय किसे जाता है? भारत में रेल लाइन लाने का श्रेय किसे जाता है? डलहौजी को जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किसका किया? सतारा का 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संबलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत
किसका था? वेबकथ का सिद्धांत डलहौजी का था। और इसके तहत किन किन रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय किया? सतारा का 1848 में, जैतपुर और संबलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में। सतारा और झांसी जरूर याद रखिएगा। 1848 में सतारा, झांसी 1853, और ये आप तो चाहे सारे रख लो, बहुत जरूरी है ये। जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1854। कैरोली 1855 ईस्वी का वेबकथ प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत। तो कैरोली में यह वेबकथ प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी शासन में मिलाना चाहता था 1855 में, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे अस्वीकृत कर दिया। भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता, विद्युत तार वो इलेक्ट्रिक वायर नहीं, विद्युत तार चिट्ठी, इलेक्ट्रिक एक तरह से चिट्ठी मान लो, जो संकेतों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती थी। भारत में विद्युत तार का प्रारंभ करता डलहौजी। 1852 ईस्वी ओ शेंगनेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक बनाया। 1852 में ओ शेंगनेसी को विद्युत तार विभाग का अध्यक्ष बनाया। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन, 1857 के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन। 1857 के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन क्या था डलहौजी का? इस तार ने हमारा गला घोंट दिया है, इस तार ने हमारा गला घोंट दिया है, ये कथन था डलहौजी का। अवध का विलय 1854 ईस्वी में सलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुआ। 1854 ईस्वी में सलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुआ। आउटरम, इसी की रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। तो आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार ही अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध को ही कुशासन के आधार पर अंग्रेजी शासन में विलय किया गया था। 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय किया गया। 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय किया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैनिंग। अब देखते हैं कैनिंग, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। अब बताओ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वारन हेस्टिंग्स को। कब? 1774 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कब? 1833 में। और भारत का वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग को नियुक्त किया गया। 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। किसने? कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 महारानी की उद्घोषणा इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा उद्घोषित। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया क्या? महारानी की उद्घोषणा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। 1 नवंबर 1857 को महारानी की उद्घोषणा की गई कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा हुई। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। चलिए एलन बरो, कार्यकाल 1842 से 1844। एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 1844। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1843 ईस्वी में। किसने किया? एलन बरो ने। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में। एलन बरो का कार्यकाल
1842 से 44। फिर देखते हैं मेयो। मेयो का शासनकाल 1869 से 72। मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुई। तो प्रथम जनगणना का श्रेय किसे जाता है? मेयो को जाता है। कब? 1872 ईस्वी में। अगर सीधा पूछे कि प्रथम जनगणना का श्रेय किसे जाता है, तो मेयो को जाता है। ठीक। 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में इसकी हत्या कर दी। मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में हत्या कर दी। प्रथम वायसराय कार्यकाल के दौरान हत्या। तो मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी। किसने की थी? शेर अली अफरीदी ने मेयो की हत्या कर दी थी। कहां पर? अंडमान निकोबार में। नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 में पहली बार हुई थी नियमित रूप से जनगणना। और प्रथम जनगणना 1872 में मेयो ने शुरू की थी। चलिए, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक रिपन को माना जाता है। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक रिपन। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम। तो 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा, 1861 प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई लॉर्ड हार्डिंग के समय। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? वायसराय हार्डिंग के समय। और ये कब हुई थी? 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी और 12 में स्थानांतरित हो गई थी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में घोषणा, 12 में स्थानांतरित। वायसराय कौन था? हार्डिंग था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया मेयो के समय में। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब बनाया गया? 1871 में मेयो के समय में बनाया गया। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन रद्द। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन रद्द। चलिए, अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग पुरातत्व विभाग। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग कौन सा था? पुरातत्व विभाग। किसके सुझाव पर स्थापित किया गया था? अर्गिल के सुझाव पर। चलिए, गतिविधि गवर्नर जनरल और वायसराय। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। हड़प नीति का दूसरा नाम चूक का सिद्धांत। हड़प नीति का दूसरा नाम चूक का सिद्धांत किसकी थी? डलहौजी। बंगाल विभाजन करजन का 1905। बंगाल में दोहरा शासन कलाइव का। सामाजिक सुधार बेंटिक का। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी की। बंगाल का विभाजन करजन का। बंगाल में दोहरा शासन कलाइव का। और सामाजिक सुधार बेंटिक का। सामाजिक सुधार किए बेंटिक ने। भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बंदोबस्त। ये तीनों व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभकर्ता कार्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? कार्नवालिस ने 1799 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? कार्नवालिस ने 1799 ईस्वी में। अन्य नाम का क्या था स्थायी बंदोबस्त का? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी। स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम क्या थे? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। क्षेत्र जहां पर यह शुरू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू। तो स्थायी बंदोबस्त कहां लागू हुआ था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग क्षेत्र पर लागू था क्या? स्थायी बंदोबस्त।
ये क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू था? तो ये था 19% भू क्षेत्रफल पर। प्रावधान क्या थे? जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। जमींदारों को भूस्वामी घोषित किया गया या कृषि योग्य भूमि का मालिकाना अधिकार किसे दे दिया गया? जमींदारों को। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास। तो भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग जमींदारों के पास रहता था। और लगान वसूल कौन करते थे? जमींदार लगान वसूल करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड। कौन से क्षेत्र पर लागू हुई थी? सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी? तमिलनाडु के 12 महल जिले में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड ने। उसके बाद कहां लागू हुई? मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल जिले में, उसके बाद मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू हुई। चलिए ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर लागू। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्र पर लागू थी। कितने पर? 51% क्षेत्रफल पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत के लिए प्रावधान क्या थे? भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त किए गए। भूमि के मालिकाना तथा कब्जादारी अधिकार प्रदत्त किए गए। कृषक भूस्वामित्व की स्थापना। तो किसान को ही भूस्वामी माना गया। जो किसान था उसे ही भूमि का स्वामी माना गया। और उच्च लगान दर थी। सबसे ज्यादा लगान दर किसकी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। सॉरी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं थी सबसे ज्यादा लगान दर, वो थी महलवाड़ी की। उच्च लगान दर थी किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। इसमें भूमि का स्वामी कौन होता था? कृषक स्वयं ही भूमि का स्वामी होता था। और स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदारों को बनाया गया था। चलिए महलवाड़ी पद्धति। महलवाड़ी पद्धति प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित। प्रत्येक गांव अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित किया गया। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। तो एक ग्राम समाज ही जो गांव के नीचे जो भूमि आती थी उसका मालिक होता था। कौन? पूरा गांव का समाज तथा अन्य भूमि का स्वामी। ग्राम का समाज तथा भूमि का स्वामी ही भूमि का जो मालिक होता था वही पूरे गांव की भूमि का मालिक होता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। ब्रिटिश भारत के 30% भू क्षेत्र पर लागू। तो महलवाड़ी व्यवस्था कितने क्षेत्र पर लागू थी? 30% क्षेत्र पर। स्थायी बंदोबस्त कितने पर था? 19% क्षेत्र पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर। और महलवाड़ी पद्धति कितने पर थी? 30% क्षेत्र पर। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आंख बंद कर लो और ध्यान से सुनो। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभकर्ता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 ईस्वी में इसने शुरू की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अन्य नाम क्या क्या थे? इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विसवेदारी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन कौन से क्षेत्रों पर थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों पर लागू थी। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और इसके प्रावधान क्या थे? जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। तो जमींदारों को ही भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। और इसमें लगान जमींदार ही लेते थे। इसमें लगान दर क्या थी? भूमि के लगान का 10/11 भाग तो कंपनी को जाता था और 1/11 भाग जमींदार खुद रखता था। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड। कहां पर लागू हुई? सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई तमिलनाडु के 12 महल जिले में। उसके बाद मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से,
पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर 51% भू क्षेत्र पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके प्रावधान क्या थे? भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदत्त किया गया। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना, किसान को ही भूमि का स्वामी बना दिया गया और इसकी उच्च लगान दरें शुरू कर दी गई। उच्च लगान दरें शुरू कर दी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। उसके बाद है महालवाड़ी पद्धति। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल पर यह स्थापित की गई। ग्राम समाज ही सम्मिलित, गांव के अंडर जो जितनी भी भूमि आती थी, ग्राम पूरा समाज उस भूमि का मालिक होता था और सबको मिलकर उसका लगान देना होता था। इसी व्यवस्था में लंबरदारों को लंबरदार बनाए गए थे। लंबरदार सुना होगा। लंबरदार बनाए गए थे किस व्यवस्था में? महालवाड़ी पद्धति में बनाए गए थे और उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी लगान एकत्रित करके अंग्रेजी प्रशासन को सौंपना। यह कहां महलवाड़ी कहां किस क्षेत्र में लागू थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू थी। यह कुछ परिवर्तनों के साथ लागू है। और कितने क्षेत्रफल पर लागू थी? यह 30% क्षेत्रफल पर लागू थी महलवाड़ी पद्धति। चलिए तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए लगातार। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।